दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे बात किया था कि इंडियन ज्योग्राफी पे हम 22 फरवरी से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। हमारी जो पहली क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी की, वो भारत की भौगोलिक स्थिति, आप सब जानते हैं, यानी भारत का एक परिचय होगा। भारत की आप नोट कर लीजिए सिलेबस, हम इसी के हिसाब से आगे क्लासेस करते रहेंगे। भौगोलिक स्थिति, ठीक है, ये हमारी पहली क्लास होगी। अब आप जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति ही पहली क्लास क्यों होनी चाहिए। कारण क्या है कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भारत है कहाँ इस पृथ्वी पर, तो भारत का एक सामान्य परिचय होगा। सामान्य परिचय के साथ उसका अवस्थिति विस्तार वगैरह देखेंगे। फिर भारत के जब हमें ये लोकेशन पता चल जाएगा कि वर्ल्ड में ये है कहाँ, किस जगह पे है, तो उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। यहीं पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा, जैसे अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं। ये सारे प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं इस टॉपिक से। और इसी में भारत की जो तटीय रेखा है, भारत की सीमाएं जो हैं, जिन देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, और जो इसकी तट रेखा है, समुद्री तट रेखा है, द्वीपीय क्षेत्र है भारत का, जो स्टेट है, राज्य है, राजधानियां हैं, यानी जो राजनीतिक भारत है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश, क्योंकि सिविल सेवा में तो एक है भी भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ में किस तरह की सीमाएं हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न आ जाता है अध्यारोपित सीमा, प्रत्यारोपित सीमा किस देश के साथ लगती है, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो आपसे सॉल्व होने चाहिए, ना कि छूटने चाहिए। तो हम छोटी छोटी बातें इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा, अब जब हम ये देख लेंगे कि भारत है कहाँ, तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो क्या होगा, भारत के बारे में कुछ और जानेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत के भौगोलिक इतिहास आप कह सकते हैं। यानी ये जो भारत इस जगह पे है जहाँ पे हम देख रहे हैं दक्षिण एशिया में, और वर्ल्ड में अगर पृथ्वी पर देखा जाए ग्लोब पर, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में जो भारत स्थित है, ये भारत का इतिहास क्या है, हम ये सीखेंगे। क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बने हैं और लगातार बनते हैं। पहली चीज़ तो इसकी भौगोलिक संरचना देखनी चाहिए। भारत में जो चट्टानें हैं, पर्वत पठार मैदान का जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ और किस प्रक्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है, इन सब पे भी हम बातें करेंगे। आप देखते होंगे प्रश्न बहुत सारे आ जाते हैं चट्टानों से। आग्नेय चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं, जैसे दक्कन पठार के बारे में कई बार प्रश्न बना है, तो वो किस चट्टान से निर्मित है। तो इन चट्टानों के बारे में भी हम कुछ बातें कर लेंगे, जिससे कि अगर प्रीलिम्स में एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए आपसे, तो गलती ना होने पाए। और फिर जब हम ये देख लेंगे कि भारत है कहाँ और उसका भौगोलिक इतिहास क्या है, उसकी संरचना कैसी है, संरचना देखने के बाद में तब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, या आप इसी को कहते हैं फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी। यहीं से आपका रियल चैप्टर शुरू होगा। लेकिन प्रश्न आपके बनते हैं इन दो क्लासेस से भी, लेकिन ये दो क्लासेस जो हैं वो भारत का एक सामान्य परिचय है। आप कह सकते हैं कि भारत का एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब होगा कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी, यानी आप कह सकते हैं फिजियोग्राफी जो है। फिजियोग्राफी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, आ जाते हैं फिर परंपरागत टॉपिक जो है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, इसके बारे में देखेंगे। पूर्वी घाट के बारे में, पश्चिमी घाट, हाँ पश्चिमी घाट हो गया, कुछ दर्रे देख लेंगे, हिमनद देखेंगे। यानी हम उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। झीलें भी इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे। भाई जब हम उत्तरी हिमालय पढ़ेंगे, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे, यानी हिमालय पूरा जब हम स्टडी करेंगे, तो हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत सारे हिमनद हैं। हिमनद मतलब ग्लेशियर्स, तो हम वहीं पे उनका भी अध्ययन कर लेंगे, उनको छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसी में चूँकि फिजिकल में ही आ जाता है, जैसे मरुस्थल है, भारत का जो मरुस्थल है उसके बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आजकल बन रहे हैं वो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में अंतर को लेकर के मेंस में खूब बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। मैं प्रश्नों पे डिस्कशन करूंगा, तो हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अंतर भी देख लेंगे। और फिर देखेंगे क्या, द्वीपीय समूह। ये आप देख रहे होंगे कि दो जगह पर है, एक तो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी, और दूसरा जो द्वीपीय समूह है वो अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह है। जो चौथा चैप्टर होगा वो भारत की जलवायु।
जलवायु या मानसून। तो हम जलवायु भारत की पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें जलवायु विज्ञान से लेनी पड़ेंगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, कुछ चीज़ें यहाँ हमको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा भारत का मानसून। और कहते हैं भारतीय मानसून सबसे जटिल मानसून है। जो इसकी संरचना है, जो इसकी क्रिया विधि है, वो लगभग हर क्लाइमेट से ज़्यादा जटिल है। भारत में हर प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है। तो इसको अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो शायद समझ में ना आए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, कोपेन या थार्नबेट के जो जलवायु वर्गीकरण है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे पाए जाते हैं, किस क्षेत्रों में कौन से जलवायु का प्रकार पाया जाता है, इस पे भी हम बात करेंगे। अब मानसून उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, उन सिद्धांतों पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्न बनते हैं इसलिए मुझे चर्चा करना। अगर प्रश्न ना बन रहे होते तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की इसकी। और जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये जो कि सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम के व्यू से नहीं है, नहीं तो फिर 18 घंटे 20 घंटे में मेरी भी क्लास खत्म हो जाती। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा समय ज़रूर लूँगा, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। एक बार पढ़ने के बाद अगर आप समझ रहे हैं तो दोबारा फिर ज्योग्राफी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम मानसून पढ़ लेंगे, भारत की जलवायु पढ़ लेंगे, तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो भारत की मृदा। भारत की मृदा, देखिए हम सिर्फ भारत की ही मृदा नहीं पढ़ेंगे। जब जो बच्चों का ऑप्शनल है वो जानते होंगे कि सिलेबस में आपके एक जैव भूगोल भी है। जैव भूगोल के तहत हम मृदा वगैरह पढ़ते हैं पूरा, लेकिन यहाँ पे हम भारत की मृदा पढ़ने से पहले मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, उसके निर्माण की प्रक्रिया, ये भी देखेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मृदा का जो वर्गीकरण प्रचलित है, हम उस वर्गीकरण पर भी बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो भारत की मृदा हो जाएगी। मृदा को जो आजकल मरुस्थलीकरण की जो समस्या है हम यहीं पे पढ़ लेंगे। मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता, इनके भी बातें हम कर लेंगे। मृदा सुधार, मृदा कटाव, अपरदन, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पूरी करेंगे। और फिर भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ देख लेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है। और इसी के दौरान हम वन स्थिति रिपोर्ट पे भी बात करेंगे। और वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम हो गया, वन संरक्षण अधिनियम से भी प्रश्न बनते हैं, तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। वन संरक्षण के बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो कि पर्यावरण में आप पढ़ते हैं, हम यहाँ भी उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा हमारा भारत की जैव विविधता। इस पे हम बहुत ज़्यादा बातें यहाँ नहीं करेंगे। कारण क्या है कि पर्यावरण में इसके डिटेल में चर्चा होती है डाइवर्सिटी की, लेकिन हम कुछ बेसिक बातें ज़रूर करेंगे भूगोल के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं आप और डाइवर्सिटी पे भूगोल का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, खासकर वर्षा, तापमान का। तो हम इन दो कारकों को पढ़ेंगे। और फिर आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का अर्थ ये हो गया कि जो हमारा नदी तंत्र है हम उसको देखेंगे। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है ये भी देखेंगे। अपवाह तंत्र आप देखते हैं दो भागों में बांटा जाता है। एक हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, एक तंत्र, एक सिस्टम बना के चलती हैं, और एक हम देखेंगे पठारी क्षेत्र की नदियों के बारे में। तो दो तरह का अपवाह तंत्र देखेंगे इसी में। अपवाह प्रतिरूप पे भी बातें करेंगे। और अगर नदियों के बारे में पढ़ लिए हैं तो नदी जोड़ो परियोजनाएं भी हम यहीं पे देखेंगे, ठीक है। नदी संरक्षण योजनाएं जो हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। नदी प्रदूषण पे जो बातें होनी है वो भी हम यहीं पे करेंगे। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं, वो सब आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत हेडिंग के माध्यम से आपको हम बताते चलेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा होगा भारत की कृषि। कृषि में आपको भूमि सुधार, कृषि का वर्गीकरण, प्रमुख फसलें हो गई, भारतीय कृषि की समस्याएं हो गई, कृषि की विधियां हो गई, इन सब पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर बात आती है खनिज संसाधन की। टॉपिक थोड़ा सा ये लंबा जाएगा क्योंकि बहुत सारे प्रकार के खनिज भारत में हैं। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, खनिज उत्पादन क्या है, कौन से खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक मैपिंग उसकी, और उसका उत्पादन और कहाँ पे उसका ट्रेड किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट निकल रहा है। खनिजों का संरक्षण कैसे हो रहा है भारत में, क्या कानून है उसके लिए, हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन, इसमें दो प्रकार के ऊर्जा संसाधनों पे बात करनी है। एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, और दूसरा गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस है, विद्युत है, इन सबको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत में रखते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जैसे पवन ऊर्जा हो गई या जल ऊर्जा हो गई
जैसे जल विद्युत परियोजनाएं जो चल रही हैं, या फिर सौर ऊर्जा हो गया, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। इन सब के बारे में, ऊर्जा स्रोत से तो बहुत सारे, अब ऊर्जा आज के समय की जो ज़रूरतें हैं, एनर्जी पे सब कुछ डिपेंडेंट है। तो ऊर्जा एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन रहा है। और अभी जो कुछ अलायंस है, जैसे ISA जो भारत और फ्रांस के सहयोग से शुरू हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस शुरू हुआ, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसी में हम बात कर लेंगे ऊर्जा संकट की। और यही वजह है कि सरकारें परंपरागत ऊर्जा स्रोत को छोड़ रही हैं, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है डीजल, पेट्रोल, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। एक निश्चित समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो वो अब विकल्प के तौर पे बहुत सारे पवन ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, जल ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट की स्थिति भी है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और ऊर्जा संरक्षण पे भी हम बातें करेंगे। कभी कभी स्टेटमेंट में प्रश्न आ जाता है ऊर्जा संरक्षण की विधियों पर। ठीक है, अगला चैप्टर होगा भारतीय परिवहन और संचार। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है। संचार के माध्यम के बारे में देखेंगे, जैसे डाक सेवा विभाग है, मेट्रो भी चल रही है आज, तो इन सब पे भी हम चर्चा बाकायदा कर लेंगे। जल परिवहन में भी हम देख लेंगे बंदरगाहों की स्थिति, जितने भी जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जिनका नाम वगैरह भी परिवर्तन हुआ है, उन सब को हम इसी परिवहन टॉपिक के तहत देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा होगा उद्योग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसकी एक मैपिंग करेंगे। और मैपिंग के बाद में फिर हम एक एक उद्योगों के बारे में बातें करते चलेंगे। जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया, कागज़ उद्योग हो गया है, चमड़ा उद्योग हो गया है। चमड़ा उद्योग से तो पर्यावरण में बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं। तो इन सब उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे और जो ज़रूरी जानकारी है वो भी आपको मिलती जाएगी। पॉलिसी वगैरह जो है, औद्योगिक नीतियों पे भी हम बात कर लेंगे इसी चैप्टर में। यानी कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है हमको, जो भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उन सब पे भी हम बात पूरा करेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर आता है वो जनसंख्या का। जनसंख्या के बारे में हम क्लास ले भी चुके हैं। जनसंख्या भूगोल की एक पूरी प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी है। भारतीय जनसंख्या के बारे में कुछ बातें हम बता करके, चूँकि मेन है जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ, जनसंख्या वृद्धि की स्थितियाँ और कुछ जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत, जैसे जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, माल्थस का सिद्धांत है, मार्क्स का सिद्धांत है कि नहीं। इन सारे सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में भारत की जो जनगणना होती है, जो अभी लेटेस्ट जनगणना आपके पास जो है वो है 2011 की। तो हम जनगणना 2011 पे बात थोड़ी बहुत करेंगे। बाकी मैंने पढ़ा रखा है जनगणना 2011 के आंकड़े, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं उसे। और फिर नगरीकरण से भी प्रश्न जो कि बने हैं कि कौन सा राज्य नगरीकरण में अग्रणी है, कौन से राज्य का नगरीकरण अभी तक नहीं हुआ है, कितना % नगरीकरण हुआ है। भारत की जनजातियाँ खूब चर्चा में रहती हैं, कभी अपने अधिकारों को लेकर के, तो अभी कभी अपने कारनामों को लेकर के, और कभी अपने तीज त्योहारों को लेकर के। ये जनजातियाँ अक्सर चर्चा में रहती हैं। ठीक है, और फिर जनजातीय क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस सर्विस में जा रहे हो उस सर्विस का कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य होता है कि पिछड़े हुए समाज या जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ना। तो किस योजना के तहत, किस प्रकार से आप क्या प्लानिंग करेंगे कि आप उन जनजातियों को जो इतने पिछड़े हुए हैं, जिनके पास ना संचार की सुविधा है और ना ही नए ज्ञान की, तो उनको आप कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, कैसे अपने जैसा आप विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। इसके लिए उनके बारे में कुछ चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, कैसे उनका संरक्षण किया जाएगा। अगला चैप्टर हमारा प्राकृतिक आपदाओं का होगा। प्राकृतिक आपदाएं जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा आती हैं वो कौन सी हैं? बाढ़ और सूखा। ये दो प्राकृतिक आपदा ऐसी है जो लगभग हर साल पूरा देश झेलता है। और भारत में बाढ़ और जो सूखा है उसे एक ही सिक्के के दो पहलू कहते हैं, हेड एंड टेल। एक ही सिक्के के दो पहलू का मतलब ये होगा कि एक ही समय में ये दोनों घटनाएं हो सकती हैं। अगर तमिलनाडु में, केरल में बाढ़ है तो उत्तर भारत में उसी समय सूखे का कई बार ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल आप जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई और कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। तो ये दो प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। एक चैप्टर और हम देख लेंगे इसमें, जल संसाधन। ये बीच में छूट गया है। जल संसाधन को हम जब ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, खनिज संसाधन पढ़ेंगे, तो उन्हीं के साथ में, उन्हीं के बाद एक चैप्टर होगा जल संसाधन।
जल जो है वो संसाधन है, किस प्रकार से संसाधन है इस पे चर्चा करेंगे, और कुछ इसी से संबंधित हमारी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं अगले चैप्टर में, इसी के बाद जस्ट हम उसको पढ़ लेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ यह होता है कि इस ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य अनेक हो। जैसे नदी जोड़ो परियोजना जो है, ये इसका उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। बिजली पैदा करना, अलग अलग क्षेत्रों में पानी की सप्लाई देना, कृषि क्षेत्रों में जहाँ पे कृषि सिंचाई के लिए नहर के माध्यम से पानी देना, तो हम कैनाल बना के, बांध बना के, डैम बना करके इन सारे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, और इसके बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक सिलेबस है जो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेगा। ध्यान रहे कि हम इस पर 1 बाय 1 ही बात करेंगे, और आप ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे कहीं पर्वत नहीं लिखा है, कहीं पे पठार नहीं लिखा है, या फिर हम मृदा में कहीं मृदा का वर्गीकरण नहीं लिखे हैं, अपवाह तंत्र में हमने ये नहीं लिखा गंगा नदी तंत्र, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। जब हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो वहीं पे हम आपको पहले जो चैप्टर डालेंगे, आप चैप्टर का नाम, उसी चैप्टर के नीचे हम पहले ये डिज़ाइन कर लेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है।